वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका हिस्ट्री की एक और क्लास में। तो हाँ भाई, हम जानते हैं कि परिस्थितियाँ और समय थोड़ा सा बदल गया है, पर जो समय के साथ नहीं बदलते, हमने इतिहास पढ़ा और इतिहास गवाह जो समय के साथ नहीं बदलता, इतिहास उसको पीछे छोड़ के चला जाता है। तो अब आपको इतिहास का हिस्सा बनना है या एक भूली हुई कहानी, ये आपके ऊपर है। ध्यान रखिए दोस्तों कि हम उस घड़ी में हैं जब आपने अपने 12th एग्ज़ाम की तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से कर ली है, आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया है, आपने अपने अस्त्र शस्त्र युद्ध के लिए एकदम से तैयार कर लिए हैं। बस अब ज़रूरत है तो उन बाणों को धार लगाने की, और जो चीज़ आपको धार देगी जिससे आप एग्ज़ाम की सीधी जो है हर वार को काट सको, वो है ये क्लास, द टॉप 10 क्लास। हाँ भाई, टॉप 10 का मतलब क्या? आईपीएल सबने देखा होगा, 2020 खेलते हैं लोग, अपने खेलेंगे 10-10। 10-10 कैसे? 10 क्वेश्चन 10 से 15 मिनट में। हाँ जी, सही सुन रहे हैं आप, 10 क्वेश्चन 10 से 15 मिनट में करेंगे और ये क्लास आपको टॉप परसेंटेज में ले आएगी। देखिए, आप इससे जुड़ करके, इस क्लास के होमवर्क से जुड़ करके, इस क्लास में दिए गए एक्स्ट्रा क्वेश्चन से जुड़ करके कितना खुद को इंप्रूव करते हैं, वो आपकी कैपेबिलिटी है। पर एक बार ईमानदारी से जो क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, जो होमवर्क बताया जा रहा है, उन्हें अपना डेडिकेशन देना और फिर अपने आप में डिफरेंस ज़रूर देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं द टॉप 10 क्लास। तो भाई, आज का हमारा मूल मंत्र है कि थोड़े डूबे हैं अभी तो क्या हुआ, फिर तर जाएंगे, ए जिंदगी तू देख हमें, हम फिर जीत जाएंगे। तो भाई, हमें जीतना है और ठीक से शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो भैया ये ध्यान रखना, ये टॉप 10 क्लास की सीरीज में लेकर के आता रहूंगा। ये क्लास है चैप्टर 1 के लिए। तो चैप्टर 1 का टॉप 10 का सबसे पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों, शैल चित्रकला के बारे में आप क्या जानते हैं? फोटो में आपको दिख रही होगी शैल चित्रकला, यानी रॉक पेंटिंग्स। हाँ भाई, किसी को याद है रॉक पेंटिंग्स हम कहाँ पढ़ते हैं? तो आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा, रॉक पेंटिंग्स हम पढ़ते हैं दोस्तों हिस्ट्री के, इतिहास के स्रोतों में, सोर्सेज में हम रॉक पेंटिंग के बारे में पढ़ते हैं। कि जब हमने हिस्ट्री के इतिहास के स्रोत पढ़े थे तो दो तरह के स्रोत आते हैं, पुरातात्विक यानी आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी यानी धार्मिक। उन पुरातात्विक स्रोतों में अंतिम स्रोत जिसको हम पढ़ते हैं वो होती शैल चित्रकला, यानी अलग अलग चट्टानों में, अलग अलग गुफाओं में ऐसे पेंटिंग बनाई मिली है जो कि आदिवासी काल या उससे थोड़ा बाद की है। ये है शैल चित्रकला। ठीक है, तो इसके बारे में क्वेश्चन आपके आ सकता है 4 नंबर का, ध्यान रखिएगा, 4 नंबर वाली कैटेगरी में और 2 नंबर वाली कैटेगरी में इस क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं। तो 60 वर्ड्स और 20-30 वर्ड्स दोनों में। तो आइए जानते हैं शैल चित्रकला के बारे में। देखो, शैलाश्रय मतलब रॉक शेल्टर्स, ऐसी जगह पत्थर की जहाँ इंसान रहता था, उनकी छतों पे, उनकी दीवारों पे, यानी उनकी रूफ पे, उनकी वॉल्स पे उस समय तत्कालीन मतलब उस समय रहने वाले इंसान ने जो भी अपनी लाइफ का चित्र बनाया है, चित्रांकन किया है, पेंटिंग की है, उसे रॉक आर्ट पेंटिंग कहते हैं। इनमें क्या क्या मिलता है आपको देखो। तो अर्ली ह्यूमन, प्रारंभिक मानव था ना उस समय वाला, उसकी संस्कृति, कल्चर, लाइफ कैसी थी, सामाजिक सोसाइटी में वो कैसे रहते थे, धार्मिक जीवन, कहीं कहीं उन्होंने धर्म, बुद्ध की भी जैसे मिली है पेंटिंग्स, तो हो सकता है बुद्ध धर्म के बारे में भी मिला है। ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है इस स्रोत से ये जानकारी मिलती है, इस सोर्स से इस इंफॉर्मेशन के बारे में हमें पता चलता है। सबसे बड़ी बात देखो दोस्तों, 1 नंबर का बहुत मस्त क्वेश्चन, मैप में भी काम आएगा, 1 नंबर एक क्वेश्चन में भी काम आएगा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के स्टार बना लो कि शैल चित्रों के लिए फॉर रॉक पेंटिंग भारत में, अपने देश में, मेरा देश महान में सबसे फेमस जगह, सबसे प्रसिद्ध स्थल है भीमबेटका, मध्य प्रदेश की। भीमबेटका याद रखना, मैप में भी आ सकता है, नोट कर लेना मैप के लिए भी। भीमबेटका मध्य प्रदेश की सबसे विश्वविख्यात जगह है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है, यूनेस्को ने इसको हेरिटेज में भी ले लिया भैया, ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा पंचमढ़ी, होशंगाबाद, मिर्ज़ापुर, इन जगहों पे भी आपको क्या मिली है? शैल चित्र मिली है। अब भैया आपके बुक वगैरह में तो थोड़ा बहुत इतना ही दिया हुआ है, ये देखिए एक्स्ट्रा जो आपको लिखना नहीं, मार्क्स कौन देगा आपको। शैल चित्रों की विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, मतलब ये पेंटिंग किसके बारे में होती है? तो ध्यान रखना, ज़्यादातर हमने ये पेंटिंग देखी, इसको याद कर लो, दिमाग में फोटो छाप लो। इसमें देखो क्या जानवर है, ये भाला चला रहा है, ये कुछ घुमा रहा है, ये लोग देखो धनुष लेके खड़े हैं। तो इसमें शिकार के दृश्य या जानवरों की दृश्य होती है, यानी हंटिंग सीन्स और एनिमल सीन्स। ठीक है ना? और ये कौन से समय के बाद है? मेसोलिथिक एरा। 3 काल थे भाई, पाषाण काल था ना एक आपके, उसको 3 काल में बांट सकते हैं अपने, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। उसमें मध्य पाषाण जो मेसोलिथिक या मध्य पाषाण काल होता है, उसके जो
उसके जो समय के क्या है रॉक चित्र सबसे ज़्यादा मिले हैं, और उस समय के रॉक चित्रों में शिकारी है या जानवर ही है, यानी हंटिंग या एनिमल ही है। ठीक है ना। रॉक पेंटिंग की विषय वस्तु यानी किसके बारे में होती है, इससे हमें मानव जीवन के कई पहलुओं का अध्ययन होता है, यानी उस समय की लाइफ कैसी थी, वो कैसे जीते थे, क्या खाते थे, कैसे आपस में रहते थे, ये सब पता चलता है। तो भैया ये हो गई रॉक आर्ट पेंटिंग या रॉक पेंटिंग्स, तो आप इस टॉपिक को कर लीजिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे फटाफट पढ़ेंगे इनको। यात्रियों का राजकुमार, 3 क्वेश्चन निकालेंगे इससे, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये वर्ड लिमिट में, तो पर 3 से 4 मार्क्स ये क्वेश्चन निकाल के जाएगा। देखिए कैसे। यात्रियों का राजकुमार पता है आपको किसको कहते हैं? नहीं पता? तो चलिए जानते हैं। यात्रियों का राजकुमार एकदम शान शौकत से रहता था, प्रिंस ऑफ ट्रेवलर्स, यहाँ बहुत मजे से घूमा था, राजाओं की गद्दियों के पास बैठा था हुएन सांग। ये इंग्लिश वाले स्पेलिंग देख ले, जुएनजांग जैसी दिख रही होगी आपको, ये था हुएन सांग। 1 नंबर का तो ये हो गया। अब इस हुएन सांग के बारे में हमें क्या जानना है, देखिए ध्यान से देखेंगे। हुएन सांग जो था किसके समय भारत आया था, तो ह से हुएन सांग, ह से ही हर्षवर्धन, हाँ जी राजा हर्षवर्धन के समय ये भारत आया था। दूसरा क्वेश्चन बन गया। तीसरा, इसकी किताब का नाम क्या है? सीयू की। ह्वेनसांग की रचना का नाम, बुक का नाम है सीयू की। तो याद रखेंगे ह्वेनसांग किसके समय आया? ह से हर्षवर्धन के समय, और चाइनीज आदमी था तो उनके नाम ही ऐसे होते हैं, चुंकी पिंकी पिंकी मिंकी, तो नाम भी इसकी बुक का था सी यू की। हर्ष इसकी ह्वेनसांग की किताब का नाम, जिसमें उसने यहाँ पे भारत में वर्णन करने के बारे में लिखा है। चाइना से आया हुआ ट्रैवलर था, चाइना से घूमने आया था, ये उसने यहाँ अपनी किताब में लिखा है। अब भैया ऐसा क्वेश्चन आपके आने के बहुत चांस रहते हैं कि ये 4 किताबें दे दी और इनका क्या पूछा है, लेखक पूछा है, बहुत चांस है, बहुत इंपॉर्टेंट है इनको याद करना। तो आइए इनके नाम याद करते हैं, 2 नंबर में आने का चांस रहेगा इनसे, ध्यान रखिएगा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। देखो, मुद्रा राक्षस, ऐसा राक्षस जो सिर्फ मुद्रा खाता है, पैसा चाहिए, ऐसा आदमी कौन था? विशाख दत्त। भैया विशाख दत्त को सिर्फ पैसे से प्यार था, ये याद रख लेना। विशाख दत्त के पैसा आन दे, मेरे को तो पैसा ही पैसा चाहिए, तो उसने क्या लिख दी, वो बन गया मुद्रा राक्षस। तो इसने क्या लिख दी? मुद्रा राक्षस। एक और इसकी किताब थी देवी चंद्रगुप्तम। अब राक्षस बन गया ना, तो देवों को भी खुश करना है, देव और दानव साथ रहते धरती पर, तो देवी चंद्रगुप्तम भी किसने लिख दी? विशाख ने। मृच्छकटिका, मछलियां कौन पकड़ रहा है? शूद्रक। देखो द्रक कांटा होता है मान लो ऐसा, तो शूद्रक यानी कांटे से कौन पकड़ता है? मछलियां, तो मृच्छकटिकम बाय शूद्रक। पंचतंत्र, बचपन में दादी नानी कहानियां सुनाती थी, दूरदर्शन पे भी आता था। पंचतंत्र की कहानियां लिखी है नॉर्मल आदमी बेचारा विष्णु शर्मा, नॉर्मल से इंसान थे और पंचतंत्र की कहानियां लिख दी विष्णु शर्मा। हर्ष चरित्र, इसमें भी 2 नंबर का क्वेश्चन कि हर्ष चरित्र यानी हर्ष राजा हर्षवर्धन पढ़ा था हमने, उसके जीवन की कथा किसने लिखी है? बाण भट्ट ने। किसमें? हर्षचरित में। और ये कौन था? देखो अपने राजा के बारे में लिखेगा, खुद के बारे में नहीं लिख रहा, राजा के बारे में लिखना है, राजा से कुछ ना कुछ पैसे वैसे सैलरी धन जन धन कुछ तो पाता होगा, यानी बाण भट्ट क्या था? हर्षवर्धन का राजकवि, कोर्ट पोएट था, नोट कर लेना, सीपी यानी कोर्ट पोएट था, और राजा हर्षवर्धन से अपने पैसे पाता था, इसलिए उन्होंने हर्षवर्धन से खुश होकर के क्या लिख दी? हर्षचरित। चलिए 3 क्वेश्चन हो गए, चौथे क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हमें करनी है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की। तो हमने पढ़ा 2 तरह के सोर्स होते हैं, आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी। लिटरेरी में भी एक टाइप होता है, साहित्य में भी। सबसे पहला हमने धर्म के ऊपर लिखा था, क्योंकि सबसे पहले क्या मिलता है? वेद। वेद किसकी बात करते हैं? धर्म की, वैदिक धर्म की। तो सबसे पहला साहित्य यानी लिटरेचर भी धर्म पे। तो भैया धर्म पे लिखा गया धार्मिक साहित्य, हमें उसके स्रोतों का वर्णन करना है। देखिए भैया ये 4 में भी आ सकता है और 6 मार्क्स में भी आ सकता है, नोट कर लेना। तो ये देख सकते हैं आप उदाहरण उसके। देखिए भारत के पुराने धर्म कौन से हैं? सबसे जो पुराने धर्म हैं उनका पुराना साहित्य है। तो पुराने धर्म है ब्राह्मण ग्रंथ, और उसके बाद जैनी ग्रंथ और बुद्ध ग्रंथ। तो ब्राह्मण, बुद्ध और जैनी, इन 3 ग्रंथों के बारे में हमें पढ़ना है इसमें। ठीक है ना। 3 ग्रंथों के बारे में हम पढ़ेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ, बुद्ध ग्रंथ और जैनी ग्रंथ। इनकी फोटो आप देख सकते हो, देखो कितने अजीब तरीके से लिखे गए हैं। श्री गणेशाय नमः इसमें लिखा है, तो गणेश जी का नाम लेके आगे बढ़ते हैं। आइए धार्मिक स्रोत, तो देखिए इसके लिए 3 भाग है, 3 पार्ट्स है। ब्राह्मण साहित्य के वेदों के ऊपर जो आर्य संस्कृति, आर्य सिविलाइजेशन के बारे में लिखा, वो ब्राह्मणों ने लिखा और वो ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण लिटरेचर हो गया। स्टार मार्क, ब्राह्मण साहित्य से हमें क्या जानकारी? देखो सोर्सेज पढ़ रहे हो, हिस्ट्री के स्रोत। स्रोत पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि वो कोई चीज़ हमें देगा। हम कहते हैं नदी का स्रोत क्या है? सोर्स ऑफ रिवर की, ये पहाड़ है, इससे नदी देता है, ये हमें, इससे नदी निकलती है। तो वैसे इस सोर्स से कोई ना कोई हिस्ट्री निकलती है।
सोर्स से आपके क्या होता है, कोई ना कोई हिस्ट्री क्या होती है दोस्तों, निकलती है। ठीक है ना, तो वही बात हम जान रहे हैं कि जो सोर्स है इससे क्या हिस्ट्री निकलती है। स्टार कर लो इस लाइन पे, ब्राह्मण ग्रंथों से हमें यज्ञ और कर्म कांड की जानकारी, यानी यज्ञास एंड रिचुअल्स, हमें क्या मिलता है, यज्ञ YAJANAS एंड रिचुअल्स RITUALS, इसकी जानकारी हमें देखने को मिलती है। अब एक और 1 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसमें कितने क्वेश्चन छुपे हुए हैं, एक क्वेश्चन से आपको 10-10, 15-15 क्वेश्चन हो रहे हैं। आप पढ़ने तो आए थे टॉप 10 और करके चले जाओगे टॉप 50 चुटकियों में। आरण्य ग्रंथ, एक ग्रंथ और होते हैं, एक और स्क्रिप्ट, एक और टेक्स्ट होते हैं आरण्य बुक्स, जिनमें फिलॉसॉफी का मिलता है हमें विवरण, दार्शनिक विषयों की जानकारी मिलती है, नॉलेज ऑफ फिलॉसॉफी। क्या लिखेंगे, दार्शन शास्त्र मतलब फिलॉसॉफी की हमें नॉलेज मिलती है। ठीक है ना। उपनिषद, ये लो 1 नंबर का फिर क्वेश्चन आ गया दोस्तों, उपनिषद से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो गूढ़ विषय, डीपर टॉपिक है। और मॉरल कंडक्ट, हमारा नैतिक आचरण, हमें साफ सुथरा रहना चाहिए, सबकी इज्जत करनी चाहिए, ऐसे ज्ञान, नैतिक आचरण ज्ञान, अपना जो शिष्टाचार, मैनर सुधारने ज्ञान, इनसे मिलते हैं। वेदांग, ये लो 1 नंबर का क्वेश्चन, वेदांग क्या होते हैं, 6 होते हैं, शिक्षा, कल्प, तरु, व्याकरण, छंद और वो व्याकरण। ठीक है ना, ये 6 वेदांग होते हैं। वेदांग कितने होते हैं आपके, 1 नंबर क्वेश्चन और बन गया। ये भी, इनसे हमें क्या मिलता है, नाम देखो, वेदांग यानी वेदों के अंग, पार्ट ऑफ वेदास, इनसे हमें वेद समझने में, अंडरस्टैंड करने में, वेदों का मतलब निकालने में हेल्प मिलती है। इसके अलावा रामायण और महाभारत हमारे इंडिया के एपिक्स है, महाकाव्य और पुराण भी। कितने पुराण होते हैं, सबसे पुराना पुराण है देखो मत्स्य पुराण, सबसे पुराना पुराण है मत्स्य पुराण, याद रखना। तो पुराण भी आपको 16 के 16 याद रखने। तो देखिए एक क्वेश्चन में कितने 4 क्वेश्चन निकल गए। क्या क्या याद रखना है, देखो ब्राह्मण साहित्य से हमें यज्ञ कर्म कांड यानी यज्ञास और रिचुअल्स की जानकारी मिलती है, आरण्य याद रखने, उपनिषद याद रखने, वेदांग याद रखने, पुराण याद रखने, 4 चीजें करते हैं ब्राह्मण लिटरेचर पूरा। फिर बहुत साहित्य, बहुत लिटरेचर, इसमें त्रिपिटक याद रखना है, 3 पिटक, त्रिपिटक नाम ही यानी 3 पिटक थे, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि पिटक क्या है। इनमें से क्या मिलता है हमें, बौद्ध धर्म, क्यों बहुत साहित्य, बहुत लिटरेचर पढ़ रहे हो तो बौद्ध धर्म की हमें रूल्स क्या है, फिलोसॉफी क्या है, वो पता चलता है। 1 नंबर और 1 नंबर 2 नंबर का हो गया। तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, जातक ग्रंथ क्या है, जातक लिटरेचर। तो जातक लिटरेचर क्या है, गौतम बुद्ध पैदा ही नहीं हुए, जातक जन्ना पैदा करना है, जातक, हमने जातक आए अभी तक पिता ही आए, यानी उनकी पैदा ही नहीं हुए, उनसे पहले की कथाओं का संग्रह है। तो 3 क्वेश्चन। बहुत साहित्य में क्या आती है, 2 चीजें, एक तो पिटक आते हैं और एक जातक ग्रंथ आते हैं। पिटक कौन से, सुत्त, विनय और अभिधम, उनसे हमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल और नियम यानी रूल्स पता चलते हैं। और जातक है जो स्टोरीज है बिफोर द बर्थ ऑफ द गौतम बुद्ध, और उन स्टोरीज का कलेक्शन जातक ग्रंथ है। इसके अलावा दीपवंश है, महावंश है, इसमें सिंहल द्वीप, सिंहल द्वीप कौन, श्रीलंका, जी हाँ जान गए आप, श्रीलंका है ना, रावण वाली लंका, उसका हमें हिस्ट्री मिलती है इन 2 जगहों से। मिलिन पनों में भी क्या है, मेनेंडर नाम का राजा था, जिन्होंने 3rd चैप्टर पढ़ा है, हटने से पहले उनको पता होगा। उसने बौद्ध धर्म के एक साधु थे नागसेन, उनसे डिस्कशन किया था, बातचीत की थी भाई, उसका डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो ये भी हिस्ट्री बताता है किसकी, मेनेंडर की। थे बौद्ध धर्म का ग्रंथ पर बताता है हिस्ट्री मेनेंडर की है। अश्वघोष घोष ने, ये देखो स्टार आ गया, अश्वघोष घोष की बुक्स के नाम आपको याद रखने हैं। फिर 2 नंबर का क्वेश्चन बन गया। तो देखो पढ़ाए 2 पैराग्राफ और आपके करवा दिए 8 नंबर के क्वेश्चन साथ में। तो अश्वघोष घोष ने बुद्ध चरित्र और सौंदर्यानंद काव्य लिखा था, जो गौतम बुद्ध के जीवन पे है। ठीक है ना, और जीवन है पर हिस्ट्री भी बताता है, उस समय गौतम बुद्ध कहाँ गए थे, उस समय कौन राजा था, क्या करता था। तो हिस्ट्री का सोर्स भी और धर्म के बारे में भी है। बहुत बढ़िया भाई। लास्ट है जैन साहित्य। जैन साहित्य में आपको याद रखना है 1 नंबर क्वेश्चन, आगम किसके ग्रंथ है, आगम किसके टेक्स्ट है, तो जैन लिटरेचर के टेक्स्ट आगम है। आगे आया, सबसे आगे कौन आए, जैनी आए, तो जैन आगम बस। ठीक है ना। तो इसमें उस समय के राजा है, उस समय की न्यायिक तथ्य, न्यायिक मतलब लॉ के बारे में पता चलता है, जुडिशरी के बारे में। इसके अलावा आचरण सूत्र है, इसमें साधुओं के लिए आचरण सूत्र के, साधु कैसे रहने चाहिए। ठीक है ना, इससे उस समय के साधुओं की हिस्ट्री पता चलती है। एक भद्रबाहु ने लिखा था खुद के नाम पे ही, भद्रबाहु चरित्र, खुद का चरित्र बता रहे हैं भद्रबाहु साहब, तो भद्रबाहु चरित्र, जिसमें लिखा तो खुद के चरित्र के बारे में, बट उस समय चंद्रगुप्त मौर्य राजा था और उसकी लाइफ लास्ट में कैसी रही, जीवन अंतिम समय कैसे रहा, यह भी भद्रबाहु चरित्र में बताया। तो देखिए धर्म का ग्रंथ था जैन धर्म का, पर बता क्या रहा है, हिस्ट्री, इसलिए इतिहास के स्रोत है, सोर्स है भैया, याद रखेंगे। ठीक है, तो भद्रबाहु का नाम आते ही आपको नाम याद आना चाहिए, चंद्रगुप्त मौर्य। 1 नंबर का क्वेश्चन और बन गया भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 की ओर बढ़ते हैं, आइए फटाफट। नव पाषाण युग, मैंने बताया था हिस्ट्री में पाषाण, जिस
काल में हम पत्थर से औजार बनाते थे, पत्थर का प्रयोग करते थे, उन 3 हिस्सों में पढ़ सकते हैं हम पूरा पाषाण काल यानी प्रीलिथिक एरा, पैलियोलिथिक एरा जिसको कहते हैं, मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक एरा, और नव पाषाण काल यानी नियोलिथिक एरा। ठीक है ना, तो ये नियोलिथिकल एरा की स्पेशलिटीज पूछ रहा है। नए पत्थर है तो मतलब नया टाइम आता है, तो टेक्नोलॉजी सुधरती है, सिंपल सी बात है। एक फोटो से आपको अभी याद कराता हूं, देखो नियोलिथिक एज फोटो से, ठीक है ना, नया पाषाण काल। पहले छठा क्वेश्चन और देख लेते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, और आरणक क्या होता है। आरणक क्या होता है अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं, फिलोसॉफी के बारे में, दर्शन शास्त्र के बारे में, ब्राह्मण साहित्य है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, पहले इस पे आता है, देखो दयाराम साहनी ने 1921 में, देखो याद रखो ये 21 ही थे एकदम से, 21 के हुए नहीं, जवानी आई नहीं, हड़प्पा खोज दिया। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। एक साल बाद, उसी के एक साल बाद राखल दास, जिनका यार मेरे होता है दयाराम साहनी को इतनी फेम मिल गई, ऐसे कैसे, मेरे को भी कुछ करना पड़ेगा। तो अगले ही साल यानी 1922 में राखल दास बनर्जी मोहनजोदारो, दूसरा जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, बड़ा शहर है, उसकी खोज कर देते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन की 2 सिटियां थी, हड़प्पा की दयाराम साहनी ने 21 में, राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदारो की 22 में। ये क्वेश्चन खटाक से खत्म, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी के वाइज भी। तो आइए नियोलिथिक एरा, जिसको मैंने कहा नव पाषाण काल या न्यू स्टोन एज, तो देखिए आपको फोटो से विशेषता याद आ जाएगी, फोटो दिमाग में छाप लो कि उस समय आदमी बरियल्स यानी दफनाना शुरू कर दिया था, एक जगह एग्रीकल्चर यानी खेती करनी शुरू कर दी थी, डोमेस्टिकेटेड यानी घर बना के जहाँ खेती करके रहता था वहां जानवरों को, घरेलू जानवरों को पाला करता था। ठीक है ना, विलेज कि घर, जो इंसान थे वो भटकना बंद होके एक जगह पे रहने लग गए थे, गांव बना लिए थे उन्होंने। दे स्टॉप नोमैडिक लाइफस्टाइल एंड स्टार्टेड टू लिव एट अ प्लेस। ठीक है ना, द हाउस वर ऑफ द वुड एंड स्ट्रॉ, के लकड़ी और भूसे के घर बना लिए थे। ठीक है ना, देखो हैंडीक्राफ्ट, हाथ से औजार, टूल्स और बर्तन यूटेंसिल बनाना शुरू कर लिए थे। और सबसे बढ़िया बात ये देखो, पत्थर का कितना बढ़िया बढ़िया यूज़ है। ये देखो, ये पत्थर का टूल, ये भी शिकार में, यहाँ खेती में, एग्रीकल्चर में, कहने का मतलब तो इन एग्रीकल्चर एंड हंटिंग, शिकार में और खेती में पत्थर के एडवांस टूल्स, आधुनिक औजार यूज होते थे। क्या वर्ड यूज करोगे, एडवांस, आधुनिक, मतलब पत्थर के औजारों का जो स्तर था, लेवल था, वो सुधर गया था, टेक्नोलॉजी बढ़िया आ गई थी। ठीक है ना, पहले हाथ में कैलकुलेटर था, फिर नोकिया आया, अब आईफोन आ गया था दोस्तों। आगे चलते हैं 8 और 9th क्वेश्चन में, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 8 नंबर के, भारत में पुराने जमाने में कई सारे लोग, हम लोगों की आपको पता ही कहेंगे अतिथि देवो भव, क्यों कहते हैं हम लोग कि आओ भाई हमारे यहाँ पे आओ, मज़े मारो, हम सबका स्वागत करते हैं। तो हमारे उस समय कई विदेशी यात्री, फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे, उन्होंने जो किताबें इंडिया में घूमते वक्त लिखी, साहित्य लिखा, उससे हमें हिस्ट्री क्या मिलती है, उसका योगदान बताओ भाई। तो आइए जानते हैं। देखिए, फॉरेन अकाउंट्स को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। ग्रीक ट्रैवलर यहाँ पे आए थे यानी यूनानी, चाइनीज यानी चीनी, और तिब्बतियन यानी तिब्बतियन के साथ अरबी भी लिख लेंगे आप यहाँ पे, ये लोग यहाँ पे घूमने आए थे, इन देशों से लोग आए थे। तो देखो, फॉरेन लिटरेचर में सबसे पहले क्या है, हमें क्या पता चलता है कि जो यहाँ पे घूमा था उसने इंडिया के धर्म को जाना, फिलोसॉफी, दर्शन को जाना, और किन किन राजाओं के पास गया वो उसको जाना। तो इन सब की हिस्ट्री वो बताता है। ग्रीक लिटरेचर की बात करते हैं सबसे पहले। यूनानियों में कौन आया था, देखिए टेशियस, हेरोडोटस, नेआर्कस, एरिस्टोबुलस, ठीक है ना, और इसके अलावा जितने भी स्काइलीज थे, ये सारे ग्रीक राइटर है, फेमस ग्रीक्स जो साहित्यकार, जैसे हेरोडोटस ने हिस्ट्री के बारे में लिखा है। ठीक है ना, तो इनमें से इनके ही देश से आया था मेगास्थनीज, जो इंडिया आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। ठीक है ना, ये स्टार बना लो, 1 नंबर का क्वेश्चन, किसके समय आया था। और इसने अपनी किताब इंडिका में, नाम भी इंडिया आया है तो लिख दी किताब इंडिका, जिसमें भारत देश के बारे में लिखा है। ठीक है ना, अब चाइना से कौन आए थे, एक का नाम तो आपने पढ़ लिया, ज़ुएनजांग, जिसका पढ़ा था, हुएनसांग आया था, और एक फाइयान आया था। ठीक है ना, हुएनसांग किसके समय आया था, आपको पता ही है, हर्षवर्धन। फाइयान आया था चंद्रगुप्त सेकंड के समय। ठीक है ना, और इत्सिंग भी एक नाम का आया था। ठीक है ना, तो चंद्रगुप्त सेकंड के समय फाइयान, 1 नंबर का क्वेश्चन और तैयार। हर्षवर्धन के समय हुएनसांग, 1 नंबर का क्वेश्चन और तैयार। प्रिंस ऑफ ट्रैवलर, ये सारी बात आ गई। ठीक है ना, इन्होंने क्या किया, क्यों आए थे ये भारत, ये इंपॉर्टेंट बात है। उस समय भारत में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी थी, कहते हैं भारत विश्व गुरु था, दुनिया को सिखाता था, भाई बकायदा था। उस समय बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी थी, नालंदा एंड विक्रमशिला, अपनी सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, एक बिहार में था। ठीक है ना, तो इनमें स्टडी करने आते थे, सोचो चाइना वाले यहाँ पे, तो ये भी यहाँ पे स्टडी करने भारत के धर्मों को, रिलीजन को आए थे। इसके अलावा तिब्बत से तो देखो तारनाथ, ठीक है ना,
तारनाथ आया था, और तारानाथ की 2 किताबें, कंग्यूर और तंग्यूर, कंगू और तंगू, देखो कितने मस्त नाम लिखे हैं इसने, कंग्यूर और तंग्यूर मेन किताबें। अरब से कौन आया था? अल मसूदी, देखो 2 आए थे, अल बरूनी और अल मसूदी। अब आप कहोगे सर इनको याद कैसे रखे, कंफ्यूजन होता है। देखो मसूद से मिडा, मैं से म, एम से एम, तो अल मसूदी ने लिखी मिडास ऑफ गोल्ड, जिसमें है तो मिडास की कहानी, मिडास नाम के राजा की, जो चीज को टच करता है वो सोना बन जाती है, बट उसमें भारत की कहानियां भी मिलती है, यानी इंडियन हिस्ट्री का पता चलता है। अल बरूनी भी क्या था? अरब से आया था। उसने अपनी फेमस किताब तारीख हिंद लिखी, जो किस पे है? संस्कृत भाषा पे, और तारीख है, नाम में तारीख है, यानी पक्का इसमें तारीखों का, डेटों का, समय का जिक्र है दोस्तों, ठीक है। तो ये बात थी अपने विदेशी साहित्य, फॉरेन लिटरेचर की। नेक्स्ट बात आती है सिंधु सरस्वती सभ्यता, ठीक है दोस्तों, सिंधु सरस्वती सभ्यता की। तो आइए सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगरों की बात हम पढ़ते हैं कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। मेन फीचर्स ऑफ सिंधु या इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगरों की विशेषताएं। देखिए भैया, इसमें मैं पूरा तुम्हें आर्किटेक्चर और सिंधु सरस्वती सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन शॉर्ट में करवा देता हूँ, इतना शॉर्ट में किसी ने नहीं करवाया होगा। सिटी, तो सिटी बढ़िया वेल प्लान थी, जिसमें क्या सिस्टम था? ऐसा सिस्टम था, देखो यहाँ पे ऊपर जो सिटाडेल यानी चबूतरा बना होता था, जिसपे कहते हैं शायद राजा का महल या दुर्ग हुआ करता था, किंग यहाँ रहता था, और ये नीचे स्लैंट में यानी ढाल में क्या था? ऐसे यहाँ पे सिटी यानी नगर बसा हुआ था, यानी बाकी लोग यहाँ ऐसे ढाल में नीचे की ओर रहा करते थे, ठीक है ना। तो ये डायग्राम अपने दिमाग में आप फिट कर लेना। इसके बाद की बात करते हैं कि भैया इसके बाद की बात क्या थी? तो इसके बाद की बात ये है कि सड़कें एक दूसरे को ऐसे समकोण पे, प्लस पे काटती थी, 90 डिग्री एंगल बनाती थी। भैया आपका पीछा छूटा नहीं है अभी तक इन एंगलों से, तो 90 डिग्री एंगल ये सड़कें बनाती थी, समकोण पे एक दूसरे को काटती थी, बढ़िया ग्रिड सिस्टम था। रोड वुड कट ईच अदर ऑन परपेंडिकुलर एरियाज, ठीक है। तो भवन निर्माण, घर कैसे होते थे? तो देखो मकान पक्की ईंटों के, पक्का ब्रिक्स के बने होते थे, हर घर में 3-4 रूम, टॉयलेट, किचन, सब कुछ थे। घरों में मोस्टली कुएं यानी वेल्स भी हुआ करते थे, ठीक है ना। और मकानों के दरवाजे, खिड़कियां मुख्य सड़कों की ना और गलियों की ओर थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेन रोड जा रही है उस पे कभी घर का गेट नहीं खोलते थे, साइड में खोलते थे ताकि लोग आराम से आ जा सके, ठीक है। तो ये बात थी किसकी? अपने घरों की। नालियां, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, स्टार पॉइंट बना लो भाई, इस पे है ना अलग से आ सकता है 2-3 नंबर का क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता की आर्किटेक्चर यानी निर्माण कला की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? वहां की नालियां। ऐसा ड्रेनेज सिस्टम, ऐसी नालियां थी जो आज तक वर्ल्ड में कहीं नहीं हुई। पूरे शहर में नालियां थी, मेन होल थे, ठीक है ना, चेंबर थे। इन सब में क्या था? पानी कहीं जमा नहीं होता था, गंदा पानी आराम से शहर से मिनटों में बाहर निकल जाता था। सबसे बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम इन द वर्ल्ड हमें सिंधु घाटी सभ्यता में मिला है, ठीक है। ये भवन है, ये आप पढ़ लीजिएगा कि मोहनजोदड़ो में क्या मिला है? एक विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ मिला है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो से क्या मिली है? अन्नागार यानी ग्रेनरी, यानी जहाँ पे बोरियां जमा होती थी। बोरियां किसकी जमा होगी भाई? गेहूं, चावल, मक्का यानी अन्न की बोरियां, ग्रेन की बोरी, ग्रेन के बैग जमा होते थे। धोलावीरा गुजरात में है, मैप के लिए याद रखें, धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में, ठीक है ना। इसकी खुदाई से 16 छोटे छोटे क्या मिले हैं? पौंड, जलाशय, और एक बड़ा स्टेडियम भी मिला है। कहते हैं स्टेडियम में सीढ़ियां बनी हुई है, स्टेयर्स बनी है, जिन पर दर्शक बैठा करते थे। लोथल जो कि गुजरात से, उससे भी एक पक्का ईंटों का गोदी बड़ा है, डॉक यार्ड यानी एक बंदरगाह मिला है, और कहते हैं ये विशाखापट्टनम से भी बड़ा या उसके बराबर हुआ करता था। तो सोचो टाइम कितना पुराना है, आज से 2000-3000 साल से भी ज़्यादा पुराना। और उन लोगों के पास हमसे भी बढ़िया टेक्नोलॉजी, हमारे बराबर टेक्नोलॉजी उस समय भी उन्होंने विकसित की थी। कितनी बढ़िया बात है, ठीक है ना। तो ये बात तो हो गई सिंधु घाटी सभ्यता की। अब लास्ट क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बड़ा क्वेश्चन है, मैं आपको यहीं शॉर्ट में समझाऊंगा इसको, बाकी आपको इसकी डिटेल्स पढ़नी है कि पुरातात्विक स्रोत, मैं बार बार बोल रहा हूँ 2 तरह के सोर्स है, आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी, आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, पुरातात्विक स्रोतों का पूरा वर्णन डिस्क्राइब करो। 6 नंबर में ये क्वेश्चन, और इसी 6 नंबर में छिपे हैं 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चन। सोचो, एक क्वेश्चन कर लिया तो देखिए आपके 20 से 30 नंबर का काम हो जाएगा इस चैप्टर में। तो भैया कौन कौन से हैं? पहले तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो खुदाई में मिलेंगे वो आर्कियोलॉजिकल है, सिंपल सी बात है। विच यू कैन डिग, विच यू कैन एक्सकेवेट आर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो अभिलेख, इंस्क्रिप्शन, सिक्के यानी कॉइन्स, रॉक पेंटिंग मैंने पढ़ा दी वो, जो भी औजार मिले पुराने ज़माने के वो, और लास्ट में जो भी इमारतें, पुरानी बिल्डिंग्स और मंदिर है, सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है। जिसमें अभिलेख क्या होता है समझाता हूँ मैं आपको, और सिक्के समझाता हूँ, बाकी आप लोगों को खुद करना है, ये मैंने समझा दिया है।
ठीक है। तो इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं कि भैया किसी भी, हाँ तो भैया किसी भी मटेरियल पे कुछ कुरेद दिया है, एनग्रेव कर दिया है, लिख दिया है, तो आपके क्या होगा, आर्कियोलॉजिकल सोर्स। क्या होगा भैया, आर्कियोलॉजिकल सोर्स। किसी भी चीज़ पे कोई चीज़ कुरेद देनी, जैसे आप देख रहे हो पत्थर का शिलालेख लिखवाया है, मतलब स्टोन लगवाया है और स्टोन पे क्या लिख दिया, ये देखिए लैंग्वेज लिख दी, तो ये क्या हो गया आपके भैया आर्कियोलॉजिकल सोर्स। ठीक है ना, आगे चलते हैं, बात करते हैं। तो ये देखिए अभिलेखों की बातें हैं। अभिलेख इंस्क्रिप्शन कई तरह के होते हैं। इंस्क्रिप्शन में देखिए सबसे पहला आता है आपके पत्थर पे लिखवाएं, जो जैसा कि आपने देखा, तो ये स्टोन इंस्क्रिप्शन हो गए। खंभों पे लिखे मिलते हैं, पिलर इंस्क्रिप्शन होते हैं। ठीक है ना, पिलर पे ऐसे लिखे हुए मिलते हैं। कई कई ताम्र पत्रों पे, तांबे के पन्नियों पे लिखे मिलते हैं, दे आर कॉपर प्लेट, ताम्र पत्र इंस्क्रिप्शन भी होते हैं आपके। ठीक है ना, तो इस तरह के कई सारे इंस्क्रिप्शन है जिनका वर्णन यहाँ पे दिया गया है। जैसे अशोक के शिलालेख है, सबसे ज़्यादा हमें इंडिया में यही मिले हैं, इसमें उस सबसे ज़्यादा हिस्ट्री मिलती है। ठीक है ना, इसमें अशोक को देव नाम, प्रियदर्शी नाम का राजा बताया गया है। इसके अलावा ये जो जितने भी अभिलेख है आप सारे याद कर लीजिएगा। ताम्रलेख, ताम्रपत्र वाले, कॉपर वाले सिर्फ स्पेशली गुप्त एरा में मिलते हैं, इनकी बात सेकंड चैप्टर में करेंगे हम। गुप्त राजाओं की हिस्ट्री मिलती है। तो ये देखिए इतने सारे तरह के अभिलेख है, और अभिलेख से हमें क्या पता चल जाता है, एक राजा का नाम, उनकी वंशावली यानी उनकी डायनेस्टी की, भाई उनके बेटे पोते कौन हुए, डेट पता चल जाती है, क्योंकि अभिलेख पे क्या लिखी होती है, जैसे आपके सिक्के पे तारीख लिखी होती है, ईयर लिखा होता है, वैसे अभिलेख पे लिखी होती है समसामयिक घटना, उस समय की घटनाएं, उस समय उस अभिलेख में कौन सी घटना हुई, किसकी टॉपिक में लिखवाया जाता था। अभिलेख ऐसे नहीं राजा का मजा आया और लिखवा दिया, राजा ने कोई युद्ध जीत लिया तो अभिलेख इंस्क्रिप्शन लिखवा दिया, तो उस समय की जो भी इंसिडेंट थी, घटना थी, उस पर लिखा जाता था। तो ये बात है भैया अभिलेख की। सिक्के आपको दिख रहे हैं, ऐसे कई तरह के सिक्के अपने को मिले हैं, तो ये सिक्कों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखो सिक्कों से क्या मिलता है हमें, राजाओं के नाम, क्योंकि आज भी क्या होता है, भारत सरकार का एक का सिक्का देख लो, ऐसे एक का सिक्का बना होता है, उसमें से दो बालियां बनी होती है, पीछे की साइड क्या होता है, अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ के नीचे क्या लिखा होता है, ईयर। ठीक है ना, तो कहने का मतलब हमें राजाओं के नाम, डेट मिल जाती है किंग के नाम के साथ साथ, कौन से वंश के सिक्के हैं, हर वंश की पहचान अलग होती थी। ठीक है ना, धर्म राजा का, कई सिक्कों पर देवी देवताओं की फोटो है, गॉडेस की। ठीक है ना, शासकों की इच्छा, जैसे समुद्रगुप्त के सिक्का है, समुद्रगुप्त का कॉइन है, उस पर वो वीणा प्ले कर रहा है, वीणा बजा रहा है, तो उससे उसकी हॉबी पता चल गई कि ही वॉज म्यूजिक लवर। तो इन सब की हमें जानकारी मिलती है। ठीक है ना, सिक्कों से कई विशेष घटनाएं भी हमें पता चलती है। सिक्कों में आपको एक बात याद रखनी है, सारी आप पढ़ लीजिएगा, कि सिक्कों में एक सिक्के मिले हैं पंचमार्क कॉइन्स के। वर्ल्ड में, इंडिया में हिस्ट्री में सबसे पहले जो सिक्के मिले उन्हें पंचमार्क सिक्के कहते हैं, जो कि आहत सिक्के भी कहलाते हैं। बस आपको ये याद रखना है। ठीक है ना, तो इसी के साथ दोस्तों आपके टॉप 10 क्वेश्चंस की ये सीरीज़ चैप्टर फर्स्ट के लिए ख़त्म होती है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने देखे, इन सब क्वेश्चंस को, इनके आंसर्स को आप पढ़ें, आप याद करें। मेरी आपसे यही आशा रहेगी, आपका चैप्टर काफ़ी अच्छी तरह से रिवाइज हो जाएगा और आप एक तैयारी के अलग ही लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो इसी के साथ कि आपको समझ में आया होगा, आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मैं इसी के साथ ऐसी क्लासेस लाता रहूँगा, और इस चैप्टर की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड जुड़े रहिए स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस से।